हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम करेंगे 6 जनवरी 2022 को सीडीपी में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बच्चों के विकास का क्रम, जो डेवलपमेंट का जो क्रम होता है, क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आपको समझाते हैं कैसे। जैसे बच्चे जब विकास करते हैं ना, तो पहले क्या होता है कि सामान्य कार्य करते हैं, फिर क्या करते हैं कि विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे लिखने को लेकर के देखिए, बच्चे क्या करते हैं, पेन लेकर के पहले गोचते गाचते हैं, तो वो क्या हो गया, सामान्य कार्य हो गया। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब उसका हाथ में पकड़ बन जाता है तो वो क्या करते हैं, वो विशिष्ट कार्य हो गया। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है क्या, बच्चों के विकास का क्रम। आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि असर्शन यानी कि कथन और रीजन यानी कि तर्क। तो असर्शन क्या कह रहा है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं। किन बच्चों से? जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। जो पैसे वाले घर के बच्चे होते हैं, अमीर घर के बच्चे होते हैं, वो गरीब घर के बच्चों से जो उनका दिनचर्या होता है बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, आप गांव में देखेंगे कि जो बच्चे बहुत पैसे वाले होते हैं, वो क्या होता है, चार दीवारी के बीच में अपने घर के कैंपस में रहते हैं। लेकिन जो गरीब के बच्चे रहते हैं, वो रोड में खेलते रहते हैं, उनको उतना रोका नहीं जाता है, वो सबसे मिलते जुलते रहते हैं। और इसका रीजन देखिए क्या कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, असर्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रीजन, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है। बचपन की संकल्पना क्या है, बिल्कुल सार्वभौमिक नहीं है। सही बात है कि नहीं है? जो भी बच्चे हैं, बच्चों को लेकर के जो संकल्पना है, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब पूरे विश्व में, सार्व मतलब पूरा, भौमिक मतलब विश्व में नहीं है। क्योंकि हर बच्चे का विकास क्या होता है, अलग अलग होता है, तथा बचपन में बहुत विविधता है। सभी बच्चा के बचपन में क्या है, बहुत सारी विविधता है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है कि असर्शन ए एंड आर दोनों सही है, तो सही बात है। और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, तो आंसर ए हो जाएगा। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है। क्या करता है, अपने हाथ से बड़ी बॉल जैसी चीजों को पकड़ता है, जैसे तैसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके, उसके बाद क्या होता है, अपने दोनों उंगली से, पांचों उंगली से चिमटी पकड़ता है, सूक्ष्म कार्य को करता है, करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? ये किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? तो समीप दुराभिमुख को। किसको दर्शाता है? समीप दुराभिमुख को। जैसे देखिए, हम हाथ से क्या करते हैं, किसी को मतलब कि बॉलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो क्या हो गया, बड़े स्तर पे काम हो गया। लेकिन वही लिखते उखते हैं तो वो सूक्ष्म कार्य हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? समीप दुराभिमुख का सिद्धांत कहेंगे। फिर असर्शन और रीजन क्वेश्चन आ गया। असर्शन मतलब क्या होता है, कथन। कथन को पढ़ते हैं। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। देखिए, ये केवल शब्द लगा के है ना गड़बड़ कर दिया। अभिभावक से तो सीखते ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि केवल अभिभावक से ही सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, कथन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों का समाजीकरण एक सरल वह रेखीय प्रक्रिया है। नहीं, बच्चों का समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया नहीं है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। मतलब कि क्या हो गया, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं और रेखीय नहीं होता है, वो क्या होता है, स्पाइरल होता है। इस तरह से स्पाइरल प्रक्रिया है। तो रीजन भी गलत। कौन सा ऑप्शन में असर्शन और रीजन दोनों गलत दे रखा है? तो ऑप्शन डी को जब आप देखेंगे, देखिए ए एंड आर दोनों गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस का स्थायित्व का समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। क्रियाएं कैसे हैं? क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो ये कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक में। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है, वस्तु ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं,
परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय जो हैं चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य, मतलब इसको वो देख सके और सुन सके, ऐसे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। कब? जब बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? मूर्त संसाधनों, जिसको कि हम देख सकते हैं, और बहुत सी दृश्य श्रव्य, मतलब जिसको हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ऐसे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है? पाढ़ का मतलब हो गया स्केप फोल्डिंग। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? लैंग्वेज के बारे में कहा था, समाज के बारे में, और ZPD और स्केप फोल्डिंग के बारे में कहा था। ये 4 वर्ड उन्होंने दिया था। पाढ़ मतलब होता है स्केप फोल्डिंग। का सही उदाहरण क्या होता है? संकेत व इशारे देना। स्केप फोल्डिंग मतलब क्या हो गया? जैसे साइकिल चलाना आप नहीं जान रहे हैं, तो बचपन में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपको सहायता करते हैं साइकिल चलाने में, एक सहायता देते हैं। उसी तरह संकेत एवं इशारे देना क्या हो गया? पाढ़ का सही उदाहरण है। आंसर बी। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने, बच्चे जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं वह दूसरों की मदद से करने में है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित, लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने क्या प्रतिपादित किया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है? मानवाधिकार यानी कि मानव का अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वो सामाजिक कानून के खिलाफ हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बच्चा का एक्सीडेंट हो गया और या किसी का मौत हो गया एक्सीडेंट से या होने वाला है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना क्या हो गया? मानवाधिकार हो गया, न्याय हो गया। यहाँ पे हम सामाजिक कानून नहीं देखेंगे, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे। किस में आ जाएगा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास वाले स्टेज में आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन हार्वर्ड गार्डनर साहब के द्वारा कहा गया सही है? हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, कहा था कि हर व्यक्ति में विविध मतलब अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। राष्ट्र शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर किस भाषा के निर्देशन के माध्यम से प्रस्तावित करती है? किस भाषा को निर्देशन के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो मातृभाषा और घर की भाषा आंसर हो जाएगा। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बैठने की व्यवस्था में क्या? लचीलापन। अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषताएं हैं? देखिए, बैठने की व्यवस्था में क्या? लचीलापन का होना और अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना, ये किसका हो जाएगा? सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा बी। किस प्रकार का शिक्षण शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करता है? कौन सा कक्षा है जहाँ पे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है? तो वो क्या हो जाएगा? संकलन व संदर्भित। संकलन मतलब उससे मिला जुला होना चाहिए और उसके कॉन्टेक्स्ट का होना चाहिए, बेफालतू की चीज नहीं होना चाहिए। तो विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा संकलन व संदर्भित। आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर आ गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एक क्वेश्चन फिर आ गया, तो आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। मान लीजिए कि हम उसका मूल्यांकन ले रहे थे, हम उसकी कमियों को जान रहे हैं और उस पर क्या करें, फिर उस पर काम करके उसको इम्प्रूव करना है। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद मिलती है। मूल्यांकन का उद्देश्य यही है, ना कि बच्चे को जज करना।
समावेशन का क्या अर्थ है? देखिए, समावेशी कक्षा से में क्या होता है? समावेशन होता है। समावेशन का अर्थ ये होता है कि सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर उनके सामाजिक, हम ये नहीं देखेंगे वो अमीर है, वो गरीब है, वो विधायक का बेटा है, वो चपरासी का बेटा है। सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर के हम धर्म से हट करके क्या करेंगे? उसको अपनाएंगे, उसको अपना बच्चा की तरह सब बच्चे को एक नज़र से देखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? समावेशन बोलते हैं। और ऐसी कक्षा को क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा बोलते हैं और समावेशी कक्षा बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया कह रहा है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मतलब अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए बोला है। मतलब हमें ऐसी कौन सा चीज़ जिससे बचना चाहिए? जैसे कि क्या है? प्रभुत्वशाली समूहों, जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी समाज में आ रहे हैं, वहाँ के कुछ लोग क्या है? प्रभुत्वशाली हैं, अपने आप को ऊपर समझते हैं और ऊपर हैं भी, उनके अनुभवों को प्राथमिकता है, इससे हमें बचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? सबकी बातों को लेकर के चलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ किसी खास समूह के बच्चों को या किसी खास पेरेंट्स के प्रभुत्व को मानना चाहिए। तो इस बात से हमें बचना चाहिए। हर विद्यार्थी को पहचानने और उसका सम्मान करना, ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। सही तो क्या हो गया? क्योंकि हमको बोला है बचना चाहिए, तो ये नहीं होगा आंसर मेरा। सी, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। बिल्कुल विविधता शामिल करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बोला कि हमें बचना चाहिए, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। सांस्कृतिक जो है कल्चर, सबका अलग अलग कल्चर है, उसका संवेदन, उसके प्रति सेंसिटिव का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए पॉजिटिव होकर के। तो इससे हमको बचना नहीं चाहिए। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें किस चीज़ से बचना चाहिए? प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देने से। आंसर बी हो जाएगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? पढ़ना से। डिस्ग्राफिया लिखना से। डिस्फेजिया बोलना से। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता, मतलब अधिगम मतलब लर्निंग जो हम करते हैं उसको नहीं कर पाते हैं, तो अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? आखिर कौन सा अभ्यास जो है बच्चों को, जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, अक्षमता है उनके अंदर, वैसे विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में कौन सा प्रभावी होगा? हमको क्या करना चाहिए हमें? तो सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। जैसे कि मान लीजिए कोई देख नहीं सकता तो उसको बोल करके पढ़ाएंगे, वो सुन करके पढ़ेगा। कोई सुन नहीं पाता है तो उसको देख करके लिख करके पढ़ाएंगे। तो सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करना, आंसर डी आंसर हो जाएगा। प्रतिभावान विद्यार्थी, प्रतिभावान विद्यार्थी कौन होते हैं? बहुत टैलेंटेड बच्चे को क्या बोलते हैं? प्रतिभावान विद्यार्थी बोलते हैं। इनका क्या विशेषता है? जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। ये क्या करते हैं? जानकारी को जल्दी कर लेते हैं और सही तरीके से क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। आंसर ए हो जाएगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप एक शिक्षक अपने विद्यार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर पूछे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए कहा। क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तुम सही आंसर दे सकते हो। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रदाय, जो कि अभी नया नया कोई कंसेप्ट सीखा है, पर विस्तारण में मदद करते हुए उसको क्या कर रहे हैं? डिटेल में हम बता रहे हैं। करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को तो क्या करता हूँ? सबसे पहले उसको पूरी तरह से समझा देता हूँ, फिर उसको लिखने का अलग से वक्त देता हूँ। हालांकि मैं बोलता हूँ छाप लो, लेकिन वहाँ क्या होते हैं? वो समझ करके छापते हैं। तो हमें किससे बचना चाहिए? नकल करने के लिए कहना। हमको उसको पहले समझने के लिए कहना चाहिए, फिर नकल करने के लिए कहना चाहिए। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, यह गलत है। समझ करके कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि हमसे पूछा है बचना चाहिए। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? विद्यार्थियों जो फेल होते हैं, विफल होते हैं, उनको उनके पाठ्यक्रम में हमें क्या करना चाहिए? हमें जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो उन बातों को जोड़ना चाहिए। जब हम उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ी हुई बातों को जोड़ेंगे तो उसका विफल होने का संख्या क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विफल होने का दर कम हो जाएगा। बच्चे क्या होंगे? आसानी से समझेंगे और सक्सेस होंगे।
सार्थक सीखने के लिए मतलब इफेक्टिव लर्निंग के लिए, अच्छे से समझ के सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में क्या करना? प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना नहीं, कंपटीशन का विकास हम नहीं करेंगे। ये क्या है? निगेटिव बात है। बच्चों के विचार और अनुभवों को जगह देना, बिल्कुल बात है। अगर बच्चा कुछ बोल रहा है उसकी बात को सुनिए, उसके अनुभव को सुनिए, उसको लगेगा नहीं हमको भी तवज्जो मिल रहा है, वो और क्या होगा? उत्साहित होगा, पढ़ने की तरफ उसकी रुचि बढ़ेगी। उनके अनुभवों को क्या होना? जगह देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तभी क्या हो गया? सार्थक सीखने का बात हो पाएगी। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय, मान लीजिए विद्यार्थी को कोई हम नया कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? शिक्षक को किस बात से बचना चाहिए? देखिए, शिक्षक को पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करे और फिर सरल की ओर बढ़े, इस बात से बचना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले बच्चों को सरल चीज़ सिखाना चाहिए, फिर जटिल चीज़ सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन सी से हमें बचना चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर, विशिष्ट जानकारी कोई है उसके पास, उसके स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। कोई प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं तो कोई हिंट दिमाग में आता है ना, तो उसी तरह से वो भी सोच रहा है कि कौन सा संकेत उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। क्या चीज़ का विकास कर रहा है? अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण, लक्ष्य जो होते हैं उसको प्राप्त करने के चरण, चरण दर चरण निर्देशन को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? चरण दर चरण। कोई चीज़ आपको पाना है, मान लीजिए कोई बड़ा सा एग्जाम निकालना है, तो आप क्या करेंगे? मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पहले आप मैथ खत्म कर रहे हैं, फिर हिंदी खत्म कर रहे हैं, तो चरण दर चरण आप चल रहे हैं। तो निर्देशन को क्या कहा जाएगा? ऐसे निर्देशन को क्या कहते हैं? हम कलन विधि बोलते हैं। विद्यार्थी के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है? मान लीजिए कि विद्यार्थियों के बीच में कुछ भ्रांतियां हैं, तो क्या बतलाती है भ्रांतियां? कह रहे हैं कि अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। क्या बतलाती है? अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। अगर विद्यार्थियों के बीच में क्या भ्रांतियां हैं तो उनके बारे में क्या बतलाती है? कि विद्यार्थियों के बीच अवधारणाओं के बारे में क्या है? भोली और सहज समझ है। वो तो बच्चे हैं, उनमें भ्रांतियां होना स्वाभाविक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थी में गर्व का कारण बन सकती है? विद्यार्थी में गर्व का कारण कौन सा स्थिति बन सकती है? जब कभी ऐसा हो कि जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब बच्चा को एहसास होगा कि वो जो सफल हुआ है वो स्वयं के कारण हुआ है, स्वयं के मेहनत के कारण हुआ है, तो इस स्थिति में विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। और ये आज का लास्ट प्रश्न, 30वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मतलब इंटरनल मोटिवेशन, जो कि अपने आप दिल से होता है, दिमाग से होता है, किसी लोग की कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना है तो करना है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें कंसेप्ट सीखना है, और कंसेप्ट सीखेंगे तो हम सवाल को कर पाएंगे। ये क्या है? इंटरनल मोटिवेशन हो गया कि मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, CTET, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। और इसका अगर आपको PDF लेना है तो मैं क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।